हेलो फिजिसिस्ट्स, डॉक्टर फिजिसिस्ट की इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, वो एक बहुत ही सीधे लेकिन काफी चुभने वाले सवाल से शुरू होती है। और वो सवाल ये है कि एक भ्रष्ट अधिकारी आखिर रात को चैन की नींद कैसे सो लेता है। हाँ, मतलब क्या वो खुद को शीशे के सामने एक विलन मानता है? देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि बिल्कुल नहीं। वो खुद को विलन नहीं बल्कि एक हीरो ही समझता है। क्या बात कर रहे हैं, हीरो? बिल्कुल। और आज का हमारा ये जो पूरा विस्तृत विश्लेषण है ना, वो इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने के बारे में है। हम प्रशासन और नैतिकता की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां से नीतियां असल में बनती और बिगड़ती हैं। सही कहा। और जो भी उम्मीदवार इस व्यवस्था का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास आज चर्चा के लिए एल्बर्ट बंडूरा की रिसर्च से लेकर भोपाल गैस त्रासदी और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब सेकंड ARC की रिपोर्ट जैसे कई अहम स्रोत हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि अच्छे लोग गलत काम कैसे कर बैठते हैं, क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि कोई इंसान या तो जन्म से ही ईमानदार होता है या फिर पूरी तरह से भ्रष्ट, जो कि सच नहीं है ना? एग्जैक्टली। असल में जब मानव मनोविज्ञान और ये जो सरकारी लाल फीताशाही है ना, जब ये आपस में टकराते हैं तो बहुत ही सामान्य और अच्छे लोग भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो विनाशकारी होते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार या संवेदनहीनता की शुरुआत किसी दफ्तर की भारी भरकम फाइल से होती होगी। नहीं, शुरुआत फाइल से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से होती है। और यहीं पर एल्बर्ट बंडूरा का जो मॉरल डिसएंगेजमेंट सिद्धांत है वो सामने आता है। अच्छा, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई इंसान जानता है कि रिश्वत लेना या किसी जरूरी काम को टालना गलत है, तो उसका दिमाग उसे ये सब करने की इजाजत दे कैसे देता है? देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस या जिसे हम मानसिक द्वंद्व कहते हैं, उससे नफरत करता है। मतलब जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे ही उसूलों के खिलाफ हो। बिल्कुल। तब स्वाभाविक रूप से हमें अपराधबोध होना चाहिए। लेकिन मॉरल डिसएंगेजमेंट वो चालाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो इस अपराधबोध को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। अरे वाह, मतलब ये हमारी नैतिक कंपास को ही सुन कर देती है। हाँ, एक तरह से। बंडूरा ने इसके कई तंत्र बताए हैं। सबसे पहला है मॉरल जस्टिफिकेशन या नैतिक औचित्य। इसमें व्यक्ति अपने गलत काम को किसी बहुत बड़े और महान उद्देश्य से जोड़ देता है। अच्छा, जैसे कोई अधिकारी ये कहे कि मैं ये जो रिश्वत ले रहा हूं ये अपने निजी स्वार्थ के लिए थोड़ी है, ये तो सिस्टम को तेज चलाने के लिए, विकास कार्यों के लिए ली गई स्पीड मनी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब खुद को एक ऐसा मसीहा मान लेना जो जनता के भले के लिए बस थोड़े से नियम मोड़ रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। इससे भी खतरनाक एक और तरीका है जिसे जिम्मेदारी का विस्थापन या प्रसार कहते हैं। अरे, अंग्रेजी में से डिस्प्लेसमेंट या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अपनी गलती किसी और पे डालना। हाँ, इसमें व्यक्ति खुद को एक बड़े तंत्र का बस एक छोटा सा पुर्जा मानने लगता है और कहता है कि मैं क्या कर सकता था, ऊपर से यही आदेश था। या फिर जब कोई फैसला एक पूरी कमेटी लेती है ना, तो कोई भी एक व्यक्ति खुद को उस फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। ये पॉइंट मुझे बहुत हिट कर रहा है। मतलब अगर हम इसे ब्यूरोक्रेसी के जटिल ढांचे से जोड़ें, तो क्या ये जो लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म है, ये सिर्फ आलस का नतीजा है? बिल्कुल नहीं। या फिर ये जिम्मेदारी से बचने का एक स्ट्रक्चरल टूल है? मतलब जब एक फाइल 10 अलग अलग मेजों से घूमती है और उस पे 10 अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, तो अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी एक को पकड़ना तो नामुमकिन हो जाएगा ना। वही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। ब्यूरोक्रेसी का जो ढांचा जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया था, मॉरल डिसएंगेजमेंट के तहत वही ढांचा जवाबदेही से बचने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बाप रे, ये तो पूरा सिस्टम ही उलट गया। और इसी से जुड़ा तीसरा तरीका है सौम्य नामकरण या यूफेमिस्टिक लेबलिंग। मतलब हानिकारक कार्यों को भारी भरकम और अच्छे लगने वाले शब्दों में छिपा देना। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट या सरकारी दुनिया में बहुत आम है। जैसे अगर किसी विभाग को फंड की कमी के नाम पर किसी गरीब बस्ती को हटाना हो तो वो इसे बेदखली नहीं कहेंगे। सही कहा, वो इसे अर्बन रिन्यूअल कहेंगे। हाँ, या एनक्रोचमेंट क्लियरेंस। मतलब जब शब्द इतने तकनीकी और पॉजिटिव हो जाते हैं तो फैसले लेने वाले का अपराध बोध भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। और चौथा तरीका है परिणामों की अनदेखी करना, डिस्टॉर्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस।
नियम तोड़ते समय ये सोच लेना कि इससे किसी का क्या ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे किसी पुल के निर्माण में घटिया सामग्री पास कर देना। बिल्कुल। वो अधिकारी ये नहीं सोचता कि पुल गिर सकता है और जाने जा सकती हैं। वो सोचता है कि थोड़ा बहुत सीमेंट ही तो कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब व्यक्ति अपने कार्यों के भयानक परिणामों को देखने से इनकार कर देता है। ये तो बिल्कुल एक घर के सर्किट ब्रेकर की तरह हुआ ना। वो कैसे? जैसे जब घर में ओवरलोड होता है तो ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और आग लगने से बच जाती है। हमारी अंतरात्मा भी यही करती है। गलत काम होने पर वो ट्रिप हो जाती है और हमें रोकती है। बहुत ही सटीक उपमा है। लेकिन ये मॉरल डिसएंगेजमेंट उस सर्किट ब्रेकर को ही बाईपास कर देता है। मशीन चलती रहती है और किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर से सब जल रहा है। बिल्कुल। और जब ये सर्किट ब्रेकर किसी एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी संस्था के स्तर पर बाईपास हो जाता है ना, तब बड़ी त्रासदियां जन्म लेती हैं। अगर हम इस मनोवैज्ञानिक बाईपास को एक बहुत बड़े स्तर पर देखें तो 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन। ये नैतिकता के पूरी तरह से ढह जाने की कहानी थी। बिल्कुल। यूनियन कार्बाइड प्लांट से जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ वो औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी विफलता थी। लेकिन इसके पीछे के जो कारण थे वो मॉरल डिसएंगेजमेंट का एक क्लासिक केस थे। मैंने सुना है कि अमेरिका में उनका जो प्लांट था वहां की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट वर्जीनिया में उनके पास बिल्कुल ऐसा ही एक प्लांट था और वहां उन्होंने पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और ऑटोमेटेड सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी। अच्छा, और जब बात भारत के भोपाल प्लांट की आई तो लागत कम करने के लिए उसी सुरक्षा व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया। जी हाँ, मतलब इंसानी जान की कीमत इस बात पर तय हो रही थी कि प्लांट किस देश में लगा है। ये तो भयानक है। और मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि 1982 में उनकी खुद की एक सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ-साफ चेतावनियां दी गई थीं। चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और त्रासदी के बाद उनका रवैया कैसा था? त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का रवैया तो बंडूरा के सिद्धांत को शब्दशाह सही साबित करता है। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत क्रूरता से इस्तेमाल किया। मतलब सारा दोष भारत सरकार पर डाल दिया। हाँ, भारत सरकार के कमजोर नियमों पर। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उन्होंने सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि उन पीड़ितों को भी दोषी ठहराना शुरू कर दिया जो प्लांट के आसपास रह रहे थे। सही कहा। उनका तर्क था कि लोग वहां बस्तियां बनाकर रही क्यों रहे थे। मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। क्या हम इसे एथिकल फेडिंग का मामला कह सकते हैं, जहाँ मुनाफे के चक्कर में उन्हें सही और गलत दिखना ही बंद हो गया था, या फिर ये जानबूझकर किया गया मॉरल डिसएंगेजमेंट था? देखिए, इस फर्क को समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम आपके उसी सर्किट ब्रेकर वाले उदाहरण को लें तो एथिकल फेडिंग ऐसा है जैसे कार के डैशबोर्ड की वो वार्निंग लाइट जो धीरे धीरे खराब हो गई हो। अच्छा, मतलब ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि इंजन में खराबी है। हाँ, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ तेज गाड़ी चलाने यानी मुनाफे पर है। एथिकल फेडिंग में व्यक्ति फैसले के नैतिक पहलू को देख ही नहीं पाता। तो फिर मॉरल डिसएंगेजमेंट इससे कैसे अलग है? मॉरल डिसएंगेजमेंट में ड्राइवर को पता है कि वार्निंग लाइट जल रही है, उसे पता है कि इंजन में आग लग सकती है, लेकिन वो उस लाइट के ऊपर एक काला टेप चिपका देता है। अरे बाप रे। और खुद को समझाता है कि ये लाइट ही खराब है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। यूनियन कार्बाइड ने एग्जैक्टली यही किया। उन्हें खतरे का पता था, ऑडिट रिपोर्ट सामने थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। बिल्कुल, लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता किया और बाद में खुद को सही साबित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ लीं। ये बहुत ही डरावना है यार। अगर इंसान का दिमाग और दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इतनी आसानी से खुद को धोखा दे सकती हैं, तो फिर इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम सिर्फ इस भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि हर कुर्सी पर बैठा इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा ही सुनेगा। हमें एक ऐसा ढांचा चाहिए जो उस काले टेप को उखाड़ फेंके और जिम्मेदारी तय करे। और यहीं पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC की रिपोर्ट सबसे बड़ा प्रयास बनकर सामने आती है। उसकी जो चौथी रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता। हाँ, वो रिपोर्ट इस बात को बहुत गहराई से समझती है कि केवल व्यक्तिगत नैतिकता के भरोसे सुशासन नहीं आ सकता। आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिए? आयोग ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया है। आचरण संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिकता संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स के बीच। मतलब आचरण संहिता तो वो हो गई जो हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल। जैसे नियमों का एक सेट कि रिश्वत नहीं लेनी है,
पद का दुरुपयोग नहीं करना है, ये तो एक बाहरी नियम है जिसका डर सीधे तौर पर सजा से जुड़ा है। लेकिन ये नैतिकता संहिता इससे कैसे अलग है? नैतिकता संहिता हमें ये नहीं बताती कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये बताती है कि एक लोक सेवक को कैसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदरूनी मूल्यों। हाँ, ये उन मूल्यों की बात करती है जो अंदर से आते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति। सेकंड एआरसी का मानना है कि आप हर एक स्थिति के लिए कोई लिखित नियम नहीं बना सकते। ये तो है। कई बार अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, जहां कोई नियम नहीं होता। बिल्कुल। और फैसला उन्हें खुद लेना होता है। इसलिए आयोग ने इन विवेकाधीन शक्तियों को कम करने पर बहुत जोर दिया है। क्योंकि जहां भी इंसान के पास ये आजादी होती है कि वो नियमों की व्याख्या अपने हिसाब से कर सके, वहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गुंजाइश बन जाती है। सही कहा। इसलिए आयोग ने ई गवर्नेंस को लागू करने और सिटीजन चार्टर बनाने की बात की है। मतलब डिजिटल होने से इंसानी मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। हाँ, और मॉरल डिसएंगेजमेंट पनपने की जगह ही नहीं बचेगी। इसके अलावा संस्थागत सुरक्षा उपाय जैसे कि लोकपाल और सीवीसी या सीबीआई को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त करने की सिफारिश की गई है। और जो लोग अंदर की गड़बड़ियां उजागर करते हैं, मतलब जो विसल ब्लोअर्स हैं, उनका क्या? उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे जरूरी माना गया है, ताकि सच बोलने वालों को ये सिस्टम कुचल ना सके। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कानून और नियम तो हमारे देश में पहले से ही बहुत सारे हैं। नियम तो भोपाल गैस त्रासदी के समय भी थे। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि हम केवल बाहर से ताले लगा रहे हैं, जबकि हमें अधिकारियों के अंदर उस सहानुभूति और सत्यनिष्ठा का निर्माण करना चाहिए? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई अंदर से बेईमान है तो वो ई गवर्नेंस में भी कोई ना कोई लूप होल तो ढूंढ ही लेगा ना। बिल्कुल। और सेकंड एआरसी भी यही निष्कर्ष निकालता है कि नैतिकता को बाहर से थोपा नहीं जा सकता, इसे आत्मसात या इंटरनलाइज करना होगा। तो ये कैसे किया जाए? प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ कानून रटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये सिखाना होगा कि अंतरात्मा के संकट यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के समय सही रास्ता कैसे चुने। अच्छा, और उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें भी बदलाव की जरूरत है? हाँ, प्रदर्शन मूल्यांकन में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अधिकारी ने कितने टारगेट पूरे किए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वे टारगेट कैसे पूरे किए गए। और जब कोई अधिकारी इन नैतिक मूल्यों को सच में आत्मसात कर लेता है तो वो केवल सिस्टम का एक पुर्जा बनकर नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। वो उस सॉफ्टवेयर की तरह बन जाता है जो संविधान और नियमों के हार्डवेयर को पूरी क्षमता और सही दिशा में चलाता है। मुझे लगता है इसी को हम प्रोएक्टिव मॉरल एजेंसी कहते हैं ना? एग्जैक्टली। प्रोएक्टिव मॉरल एजेंसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। इसका असली मतलब है वो मनोवैज्ञानिक मजबूती दिखाना जो आपको खुद आगे बढ़कर सही काम करने के लिए प्रेरित करे, भले इस सिस्टम आपको रुकने के अनगिनत बहाने दे रहा हो। हाँ, और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई अधिकारियों ने इसे साबित किया है। आईएएस हरिचंद्रन का उदाहरण इस बात का बेहतरीन प्रमाण है। अरे हाँ, आईएएस हरिचंदना जो हैदराबाद की पहली दलित महिला कलेक्टर बनी, जब हम उनके काम के तरीके को देखते हैं तो ऐसा लगता है जिसे उन्होंने उस लाल फीताशाही वाले बहाने को पूरी तरह से नकार दिया कि फंड नहीं है या ये मेरे विभाग का काम नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने नारायणपेट और नलगोंडा में जो बदलाव किए वो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं थे। उनके काम में सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने जनता को ही समाधान का हिस्सा बना लिया। जैसे नारायणपेट में उन्होंने महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह बनाए थे। हाँ, और वो सिर्फ कागजी तौर पर नहीं बनाए। जब महामारी आई तो उन समूहों ने मास्क बनाए और हरिचंदना ने उन्हें ई मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें एक आर्थिक ताकत दी। वाओ! और नलगोंडा में जो फ्लोराइड की समस्या थी उसका क्या किया? उसे दूर करने के लिए उन्होंने गांव के स्तर पर हेल्थ कियोस्क्स लगाए और वाटर टेस्टिंग को मजबूत किया। और उनका वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट तो कमाल का था। आमतौर पे कचरा प्रबंधन के नाम पर बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं और वहां जिम्मेदारी से बचने की बहुत गुंजाइश होती है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कचरे से बनी चीजों का बेहद पारदर्शी तरीके से उपयोग किया। हाँ, जैसे पार्क बनवाए, महिलाओं के लिए शी टॉयलेट्स बनवाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों की शिकायतें सीधे सुनने के लिए किया। ये होती है प्रोएक्टिव मॉरल एजेंसी, जहां आप जिम्मेदारी टालने के बजाय उसे आगे बढ़कर गले लगाते हैं। एक और ऐसा ही अद्भुत उदाहरण मणिपुर के आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का है, जिन्हें वहां मिरेकल मैन कहा जाता है।
आर्मस्ट्रॉन्ग पामी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जब बात बुनियादी ढांचे की आती है तो एक अधिकारी आसानी से कह सकता है कि फंड नहीं आया, मैं सड़क कैसे बनवाऊं। ये उसी ब्यूरोक्रेटिक ढांचे के पीछे छिपना है। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग पामी ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सरकार की मदद का इंतजार ही नहीं किया। वो सोशल मीडिया और जनता के बीच गए और जन भागीदारी यानी क्राउड सोर्सिंग से 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी, जिसे पीपल्स रोड कहा गया। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि जब एक अधिकारी के अंदर सहानुभूति होती है तो वो लोगों का दर्द महसूस करता है। वो ये नहीं सोचता कि इससे मेरा क्या नुकसान है, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। और सिर्फ यही दो नहीं, हमारे सामने कई ऐसे नाम हैं। तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों को देखिए, जिनका 12 साल में 9 बार ट्रांसफर किया गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने भूमाफिया और रेत माफिया के सामने अपनी सत्यनिष्ठा से कभी समझौता नहीं किया। और ई श्रीधरन सर का उदाहरण भी तो है। बिल्कुल, जिन्होंने दिखाया कि कैसे बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरी इंटेग्रिटी के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जा सकते हैं। और टी.एन. शेषन, जिन्होंने निर्वाचन आयोग में जो निष्पक्षता स्थापित की, वो आज भी एक मिसाल है। इन सभी ने अंतरात्मा के संकट के समय उस आसान रास्ते को नहीं चुना जो मॉरल डिसएंगेजमेंट उन्हें दिखा रहा था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। जब हम उस सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव मॉरल एजेंसी कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है। बिल्कुल, ये उस मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करने की ताकत है जो आपसे धीरे से कहता है कि कोई नहीं देख रहा, एक छोटी सी गलती कर दो, सब तो यही कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रशासन में नैतिकता सिर्फ परीक्षा पास करने का विषय या कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये हर दिन, हर फाइल पर और हर फैसले में अपनी अंतरात्मा को जगाए रखने की एक सतत प्रक्रिया है। जब तक संस्थागत ढांचे मजबूत नहीं होंगे और अधिकारी नैतिक रूप से प्रोएक्टिव नहीं होंगे, तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी समझ है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। वो क्या? देखिए, हम मानते हैं कि कुर्सी पर बैठने के बाद सिस्टम इंसान को बदल देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या मॉरल डिसएंगेजमेंट की शुरुआत सत्ता में आने के बाद होती है या ये बहुत पहले ही शुरू हो जाती है? आपका मतलब तैयारी के दौरान ही? हाँ, जब कोई युवा प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने आता है तो उसके मन में समाज को बदलने और देश की सेवा करने का एक महान उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, क्या वो सिर्फ पावर, लाल बत्ती और रुतबे की चकाचौंध के पीछे भागने नहीं लगता? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। जब व्यवस्था का हिस्सा बनने की इस अंधी दौड़ में कोई उम्मीदवार ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या फर्क पड़ता है, असली ताकत तो कुर्सी में है, सब ऐसा ही तो करते हैं, तो क्या वो सत्ता के गलियारों में पहुंचने से पहले ही उस मॉरल डिसएंगेजमेंट का शिकार नहीं हो चुका होता है? बिल्कुल, और इसीलिए हर तैयारी करने वाले को खुद से ये पूछना चाहिए कि उनका असली मोटिवेशन क्या है। सही कहा। असली मोटिवेशन क्या है, ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। तो डॉक्टर फिजिसिस्ट की इंडिया सीरीज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विचारोत्तेजक और गहराई से भरे ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें।